बहुत दिनों के बाद माँ के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जीवन के अचल विस्तार की चक्की पर पिसता हुआ मेरा जीवन बहुत दिनों से छुट्टी मांग रहा था। अब माँ के शांति के साथ मैं भी अपनी मानसिक उथल पुथल से थोड़ा आराम पा सकता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में ही कई मानसिक बड़े तूफान आए हैं। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने चारों ओर बहुत सारे लोगों को देखा। हे भगवान, मैंने अचानक निकल जाने का फैसला किया था। मुझे नहीं लगा कि मुझे रिजर्वेशन की आवश्यकता होगी। स्टेशन पर भीड़ देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं होगा। ये देखकर माँ ने मुंह भारी करके बोला, अरे बेटा, हम लोग ट्रेन पर उठ सकेंगे? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, ट्रेन आने पर सावधानी से उठ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नियत समय से कुछ ही देर के बाद ट्रेन डगमगाते हुए प्लेटफॉर्म पर आ गई। तुरंत ही वहां भारी हंगामा मच गया। लोग धक्का मुक्की करके सीढ़ी से उठ रहे थे। माँ के घुटने में दर्द था, इसीलिए हम कुछ देर इंतज़ार करते रहे। फिर कमरे के बाहर से मैंने देखा कि वहाँ बैठने की एक भी जगह नहीं थी। सभी सीटों पर किसी न किसी ने कब्जा कर रखा है। बेटा अमल, मुझे लगता है इस बार तीर्थ यात्रा मेरे नसीब पर नहीं है। इतनी ठंड में भी मैं अपना पसीना पोंछ रहा था और निराश निगाहों से चारों ओर देख रहा था। मैं निराश होकर लौटने ही वाला था कि अचानक मेरे कान में किसी ने कुछ कहा, आ जाइए, यहाँ जगह है। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि अगली खिड़की से एक महिला की नज़र हम दो बदकिस्मत पर पड़ी है। उसकी आवाज़ भारी और मीठी लग रही थी। मैंने अंदर झांककर देखा कि उस कमरे में अभी भी कुछ सीटें बची हुई थी। मेरे पास समय कम था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं ट्रेन के कमरे पर चढ़ गया। ट्रेन तुरंत रवाना हो गई। बेटा, सब चीज ठीक से देख लो, ठीक ठाक से उठाए हो ना सब? आप ये सब लेके चिंता मत करो, सब उठाया हूँ। अब आप थोड़ा आराम करिए माँ, समझे? अब मुझे बहुत शांत महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे ये शांति कभी नहीं मिलती अगर उस अजनबी महिला ने मेरे लिए सीट की व्यवस्था नहीं की होती। उनको शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा। अब क्या कह के आपका शुक्रिया अदा करूं? इसके लिए मुझे शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा मत कीजिए। अरे नहीं, ऐसा क्यों? ट्रेन पर जगह मिलने की आशा तो मैं छोड़ चुका था। अगर आप नहीं रहते तो। आप तो फिर से मुझको शर्मिंदा कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं। लेकिन अब जानते हैं, इस सैर ने मुझे लंबे समय के बाद राहत का एहसास कराया है। पिछले कुछ वर्षों में जो बुरा वक्त गया है। बुरा वक्त? क्या बुरा वक्त? हाँ, बुरा वक्त ही है। आप सुनना चाहेंगी वो कहानी? हाँ, मेरे जीवन में भी ऐसा एक बुरा वक्त आया था, लेकिन ना मैं किसी को बोल सकती हूँ और ना ही कोई सुनने वाला है। ऐसी बात है तो फिर बोलिए ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बोलूंगी, लेकिन पहले आपकी बारी। पता नहीं क्यों आज आपको सब कुछ बताने का मन कर रहा है। ठीक है, तो फिर बोलिए, रात बहुत बाकी है। ठीक है, सुनिए। कुछ साल पहले की बात है, तब मैं कॉलेज में पास करके नौकरी की तैयारी कर रहा था। ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं थी। ऐसी एक शांत दोपहर में मैं हाथ में कविता की किताब लेकर बालकनी में बैठा था। उस समय नवद्वीप निवासी एक पारिवारिक मित्र है मेरा, सायन, वो वहां पहुंचा। अरे भैया, मेरा क्या सौभाग्य है, तो इतने दिनों के बाद उसकी याद आ ही गई। अरे याद तो आता है, बहुत आता है। इतना काम लेकर व्यस्त रहता हूँ तो इधर आने का फुर्सत नहीं मिलता। तो कैसे हो दोस्त? चल रहा है यार, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा क्या हाल है बताओ? अरे आज मेरा खबर नहीं, तुम्हारे लिए खास खबर लेकर आया हूँ। ये लो, छाया। लेकिन उसका असली नाम पता नहीं है। राय घर की एक लौती लड़की, जैसी तैसी लड़की नहीं, पढ़ाई लिखाई भी जानती है। लेकिन ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? लड़की का खबर जान के मैं क्या करूं? क्या करोगे मतलब? शादी करोगे?
तुम्हारा पसंद ही तो पहला है ना। क्या हुआ अमल, हाँ? अटक गया ना। अब घर पे बात करूं? हाँ? मुझे नहीं पता, तुम्हारी मर्जी। समझे, उतने दिनों में छाया की एक तस्वीर मेरे मन में अटक गई थी। अच्छा, इसका मतलब आपके लिए संबंध आया था, उसका नाम था छाया। मैं समझ गई, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको उस छाया में ऐसा क्या मिला कि आप पहले नज़र से ही उससे प्यार करने लगे? मुझे नहीं पता, शायद उन आँखों ने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, या वो चेहरा। लेकिन हमारे घर में कुछ भी मेरे नियमों के अनुसार नहीं चलता। मेरे पिता नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तब उनका निधन हो गया। तब से मेरे घर में सब कुछ मेरे चाचा के नियमों के अनुसार ही होता है। लेकिन शान ने मुझसे वादा किया कि वह चाचा को एकदम मना के ही मानेगा। लड़की की इतनी उम्र होने के बावजूद भी शादी क्यों नहीं हुई? वंश में कोई दोष है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चाचा जी। दरअसल वो पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए पढ़ाई खत्म करके शादी करना चाहती है। लेकिन इतने सारे पढ़ाई, डिग्री, चीजें हमें घर पहुंचकर रसोई की आग में फेंक देना है और जला देना है। लड़की के पिता के पास इस बात को छुपाने के लिए पर्याप्त संसाधन है ना? मेरा मतलब है कि दहेज दे सकता है कि नहीं? अरे इसका बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए चाचा जी। एक समय उनके पास बहुत संपत्ति थे। ओह, अभी थोड़ा बहुत कम हो गया है, लेकिन सब बेच बाच कर सभी गांव में चले आए हैं। एकमात्र लड़की है। वाह 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 वाह, बिल्कुल ऐसा ही घर चाहिए था। हाँ वो तो है। उसके बाद और अमल भी तो उसे पसंद आया है ना। उसकी और पसंद, वो आजकल का लड़का है और वो क्या समझेगा? सही बात। मैं चलता हूँ चाचा जी। हाँ, जाओ। रुको। उन लोगों को तुम संदेशा भेजो, शादी के बारे में बात करेंगे। शादी में चाचा राजी हो गए, ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी मिली। समझी मिस आलो, मेरा नाम आलो। वाह, बहुत खूब। तो आप निश्चित रूप से किसी की जिंदगी में रोशनी लाई है। मेरी कहानी भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप खत्म कीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप कहती हैं तो ठीक है। मेरा नाम तो मैंने बताया, आपका नाम क्या है? अरे शिट, तब से लेकर आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन खुद का नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम है अमल। आपका नाम है अमल। ये क्या? ये कैसे? आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे आंटी तब आपके नाम से पुकार रही थी ना, तभी जान गई। आप सचमुच एक जीनियस हैं। देखिए, बात करते करते पता ही नहीं चला कि रात कितनी बीत गई है। ट्रेन में सब लोग सो गए हैं। मुझे लग रहा है कि मैं ज़बरदस्ती आपको कहानी सुना रहा हूँ, है ना? अरे क्या कह रहे हैं? आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर क्या हुआ? तब आपने पहली बार छाया को देखा तो आपको कैसा लगा? नहीं देखा, चाचा ने जाकर ही शादी की बात कर ली थी। मैं सिर्फ एक फ़ोन में बात किया था उससे। सच बताऊं तो उसकी आवाज़ साफ याद नहीं, लेकिन वो एहसास रह गई शायद। फिर तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने रेत घड़ी को उल्टा कर दिया हो। समय बीतने लगा। अचानक घर के सामने शादी का मंडप बन गया। चारों तरफ बहुत शोर हो गया। कैसे हास्यपद घटना है। सभी रिश्तेदार घर पे एक जगह इकट्ठे हो गए। इसी बीच उसके पिता घर आए। हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारे संपत्ति है। हम बहुत उच्च ब्राह्मण हैं। ये आपकी बेटी का सौभाग्य है कि वो इस घर में पत्नी के रूप में आई, और आपका भी। आपके बेटी भी गोरी नहीं है। हमारे बेटे का त्वच भी गोरा है। हमारा बेटा आपकी बेटी से बिल्कुल ही नहीं खाता। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली है कि हम अपने बेटे के शादी आपके घर कर रहे हैं। आप सभी चीजों को अच्छी तरह से
व्यवस्था करेंगे, समझे? छाया के पिता हरानाथ बाबू बहुत विनम्र, शिष्ट और मौन स्वभाव के व्यक्ति थे। यदि आप उन्हें 10 बातें पूछें तो संभवतः वो एक ही उत्तर देंगे। इसीलिए चाचा के अपमानजनक शब्दों को पचाने के बावजूद वो बस अपना सिर हिलाया। जिस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में घर ला रहे हैं, उसके पिता को इतनी कठोर बातें कह सकता है, तो फिर आपने उस घर में रिश्ता क्यों किया? हाँ, मेरे चाचा का चरित्र हमेशा से ही ऐसा ही था। दरअसल चाचा चाहते थे कि बेटी ऐसे परिवार से हो जो चाचा के चरणों में रहे और शादी में भरपूर दहेज दे। आपके चाचा के लिए ही आपकी ये कहानी सुनने में आग्रही हूँ। तो फिर बारात बड़ी धूमधाम से छाया के घर गई। छाया के पिता ने शादी में आए मेहमानों के मनोरंजन की पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन किसी कारणवश उस दिन चाचा का मूड बहुत खराब था। चाचा उस दिन बहुत इरिटेट होके चारों ओर घूम रहे थे और आंख घुमा रहे थे। ये जमींदार थे, ये है मेहमानों के मनोरंजन का तरकीब। थू 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 थू। अच्छे भोजन का कोई प्रबंध नहीं है और पंडालों में फूलों की कोई सजावट नहीं है। अरे 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 अरे, अरे ऐसे जर्जर घर में कौन शादी कराता है? चाचा, ये आप क्या बोल रहे हैं? धीरे बोलिए, अगर छाया के पिता ने सुन लिया तो बहुत दुख होगा उनको। सुनो, अभी से बीवी का चमचा मत बनो, समझे? अभी भी शादी नहीं हुई है और यहाँ शादी होगा या नहीं मुझे देखना पड़ेगा अच्छा से। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तुम यहाँ बैठो, हर चीज में उंगली मत डालो। कौन है अभी? अभी छाया के पापा को बुलाओ। बोलो लड़के का चाचा बुला रहा है, अभी के अभी। अरे क्या हुआ है? आप लोग को कोई दिक्कत हुई है क्या? बताइए मुझे। अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लोग हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ होगा। मतलब लड़की के सारे गहना मेरे पास दीजिए, मैं अच्छे से देखूंगा कि वो असली सोना है या नहीं। हाँ। ये सब आप क्या कह रहे हैं? बेटा तुम तो कुछ बोलो बेटा। कुछ नहीं कह पाया, कुछ भी नहीं। उस दिन मैं कुछ भी नहीं कह पाया। उस दिन रात को ही चाचा ने एक सोने के कारीगर को बुलाया था। छाया की सब गहने लेकर एक कमरे में जाकर छानबीन की उन्होंने। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। पत्थर की तरह खड़ा था, इसलिए आज भी मैं खुद को नफरत करता हूँ। लेकिन कुछ देर के बाद छाया के पिता मेरे घर में आके रोते हुए बोले, चले जाओ तुम लोग चले जाओ। बहुत हो गया। अब और अपमान की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी कभी भी ऐसे घर में नहीं जाएगी जहां लोग शादी के दिन उसके गहने उतार के देखते हैं कि वो असली है कि नहीं, वो भी रिश्तेदारों के सामने। ऐसे घर में मैं अपनी बेटी का रिश्ता बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। आप या आपका परिवार का कोई भी सदस्य मेरी बेटी का सम्मान के रक्षा करने के लायक नहीं है। आज ये मुझे पता चल गया। अभी भी खड़ा रहोगे? और कितना अपमानित होने के बाद समझ आएगा तुम्हें। चले आओ, ये शादी नहीं होगी। चलो सब। पता है, उस दिन मैं छाया को अपनी पत्नी के रूप में देख नहीं पाया। सिर्फ सुनाई दिया था उसकी चीख अंदर के कमरे से। पापा! नो! उस दिन मैंने आखिरी बार छाया की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद छाया का मुझे कोई आता पता नहीं चला। मुझे नहीं मालूम उस रात को क्या हुआ था। मैं बस इतना जानता हूँ कि उस दिन मुझे चाचा की गलतियों पे खड़ा होना ज़रूरी था। उस दिन मैंने एक रीढ़हीन पशु की तरह व्यवहार किया था। आप कभी इसका कोई पता नहीं करना चाहे? उस लड़की का क्या हुआ? हाँ, चाहता था, बहुत चाहता था, लेकिन मेरे चाचा कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी छाया के घर से कोई रिश्ता रखे। बिल्कुल सही, ताकि कोई आपको दोष दे ना सके, आप दोबारा शादी कर सकें। हाँ,
आज तीर्थ यात्रा के नाम पर जहाँ जा रहे हैं वही भी लड़की देखने जा रहे हैं ना। बर्बाद करने के लिए और एक लड़की की तलाश में है ना। फिर से किसी पिता को पुनः सड़क पर भिखारी बनाना चाहते हैं ना। कौन 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 हो तुम? बोले बाबा क्या हुआ रे? अरे ट्रेन ऐसे रुक क्यों गई? मतलब कुछ हुआ है? ये क्या? चलो देख के आते हैं। हाँ, चलो चलो एक बार देख के आते हैं क्या हुआ। ट्रेन के बाकी आदमी मिनटों में ट्रेन से उतर गए। तब ट्रेन के कमरे में सिर्फ मैं और वो लड़की थी। अब मत जाइएगा, मत जाइए। अगर जाएंगे तो सह नहीं पाएंगे। क्या कहना चाहती थी ये लड़की? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन हो आप? आप कौन हो? जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ? तो देखिए। ये कहकर उस लड़की ने अपने मुंह का चद्दर हटाया। मैं देखकर चौंक गया। उसके बाद मैंने ध्यान दिया, इस लड़की का चेहरा बिल्कुल छाया के चेहरे जैसा था। लेकिन ये कैसे संभव है? मैं आलो, मेरा दूसरा नाम है छाया। ये क्या? आप छाया है? आप ऐसे हालत में कैसे आई? मुझे बताइए। तो अब मैं आपको आपकी कहानी का अंत बताऊंगी। मैंने अब तक इसे सुन लिया, अब आप सुनिए। उस दिन आपके चाचा के लिए वहाँ से मेरी शादी टूट गई और मेरे पिता उस दुख अपमान को सहन नहीं कर सके। पिताजी को हार्ट अटैक हो गया। हमारे समाज में शादी टूटी हुई लड़की का क्या स्थान है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अमल बाबू, मेरे साथ भी वही हुआ। आस पड़ोस के लोगों ने हमें एक कमरे में करके रखा। मोहल्ले का हर घर में रिश्तेदार मेरे बारे में गंदी बातें करने लगे। जैसे ही मैं सड़क पर आती हूँ जाती हूँ, लोग मेरे मजाक उड़ाने लगते थे। क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? पड़ोस के कुछ लोगों ने मेरी तस्वीर के नीचे अश्लील टिप्पणियां लिखकर हमारे घर के दीवार पर चिपका दिया। मैं और उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। अंत में मैंने स्वेच्छा से अपना सिर रेल लाइन पर रख दिया। इसके बाद फिर मेरी आत्मा ने एक एक करके सबको मार डाला। मैं अपना बदला ले लिया। अब तक तो आप जान गए होंगे कि अगला नंबर किसका है। हाँ, बोलिए अमोल बाबू। बिना कुछ सोचे समझे मैं कमरे से बाहर भाग गया। लोगों की भीड़ को ढकेलते हुए मैं आगे बढ़ता तो देखा कि मेरे चाचा का खून से लथपथ शव रेल के ऊपर पड़ा हुआ है। मैं अपने आप को नियंत्रण नहीं रख सका और वापस ट्रेन के डिब्बे की ओर भागा। ट्रेन के डिब्बे में लौट कर देखा कि वो सामने वाली सीट पर बैठी महिला गायब हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पाया कि उसे आलो कहूँ या छाया। कहाँ गई वो लड़की? उसकी सीट की ओर मुड़कर देखा, वहां एक चिट्ठी थी। 1 मिनट भी देर ना करके वो चिट्ठी पढ़ना शुरू कर दिया। प्रिय अमल बाबू, मैं भी तुमसे प्यार करती थी, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। तो इस जिंदगी में तुम और हम इतना साथ चलेंगे। दरअसल मुझे अब से बहुत कुछ कहना था, इसलिए मुझे अब तक मुक्ति नहीं मिली। आज मैंने सब कुछ कह दिया तो आज मेरी रिहाई है। आज से आलो छाया का ये खेल बंद हो गया है। आपके आलो छाया।